इतिहास। इतिहास का मतलब होता है हिस्ट्री, इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं। चैप्टर 1 है और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। तो नेशनलिज्म इन यूरोप, तो हम लोग इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम लोग यहाँ से जो पढ़ेंगे बेसिक से पढ़ेंगे और बेसिक से आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो हम लोग इसे, तो सबसे पहला क्वेश्चन इतिहास पढ़ेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास किसे कहते हैं सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग जब इतिहास पढ़ेंगे तो यहाँ बेसिक से घटनाओं को अध्ययन करेंगे, ठीक है। यहाँ से तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे उन सभी पुरानी घटनाओं, यानी उन पुरानी घटनाओं को अध्ययन करना जो हमारे वर्तमान से संबंधित है, इतिहास कहलाता है। तो कह रहा है उन सभी पुरानी घटनाओं, उन सभी पुरानी घटनाओं जो बहुत पहले बीत चुका है और उसी घटनाओं को फिर से पढ़ना, ठीक है। जो मुख घटना बीता है उन सभी, मतलब वो जो सभी पुरानी घटना है जिनका मतलब हमारे लिए उपयोगी है, पुरानी घटनाओं जो को अध्ययन करना, जो हम फिर से किताब को पढ़ते हैं, जो पुरानी घटनाओं को फिर से पढ़ते हैं, जो वर्तमान से संबंधित, इतिहास कला तो वर्तमान से संबंधित है। मान लीजिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई ऐसा घटना पढ़े, जैसे बौद्ध धर्म को पढ़े, चाहे जैन धर्म को पढ़े और चाहे इतिहास को पढ़े, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जैसे मानव जीवन सभ्यता का जन्म हुआ और उसको फिर से पढ़ना कि मनुष्य ने कैसे खाना पीना रहना स्टार्ट किया। तो उन घटनाओं को फिर से हम लोग पढ़ना, पहले लोग जंगल में रहता था, आग नहीं जलाना जानता था, तो उन घटनाओं को फिर से पढ़ना और वो वर्तमान से संबंधित है। वर्तमान में भी मतलब पुरानी घटनाओं क्या आता है, पुरानी घटनाओं में मानव क्या करता था, 100 साल या 1000 साल पहले भी आग जलाना सीख गया था और आज भी आग जला रहा है। तो पुरानी घटनाओं को और जो हमारे वर्तमान से संबंधित है, इतिहास कहलाता है, ठीक है। तो इतिहास में समझ में आ गया होगा कि इतिहास किसे कहते हैं। इतना आपको लिखने ना, ये सब बेसिक चीजें परीक्षा में पूछेगा नहीं, लेकिन इसको हमको जानना बहुत जरूरी है। राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद क्या है, तो उत्तर में हम लोग इसी तरीके से अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति जो अपने देश के प्रति ज़्यादा प्रेम भावना रखता है, यानी अरे अपने देश के प्रति, जैसे हम अपने देश के प्रति, हमारा देश कौन सा है, भारत है, तो हम भारत के प्रति क्या रखेंगे, प्रेम की भावना रखेंगे। तो उन्हीं को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। तो हम लोग भारत में रहते हैं और उसके प्रति क्या रखते हैं, प्रेम रखते हैं कि हमारा देश है, ये अखंडता है, तो उसी को ही क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में राष्ट्रवाद वह भावना है, राष्ट्रवाद वह भावना है, यानी राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें लोग अपने देश के संस्कृति और राष्ट्र के प्रति प्रेम, सम्मान और एकता की भावना रखता हो। तो कहने का मतलब दूसरे शब्दों में राष्ट्रवाद वह भावना है, यानी वह भावना है जिसमें लोग जो रहते हैं अपने देश का, वहाँ का संस्कृति और राष्ट्र के प्रति, यानी देश के प्रति प्रेम सम्मान रखता है। जैसे हम लोग भारत में रहते हैं तो हम लोग क्या रहते हैं, अपने भारत में क्या रखते हैं, भारत की संस्कृति से प्रेम करते हैं, यहाँ की राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम रखते हैं और जो हमारा जो शहीद हुआ उसके प्रति हम सम्मान रखते हैं, एकता की भावना रखते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। कहने का मतलब अपने देश के प्रति ही भावना रखना, देश के प्रति लगाव रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। मेजनी कौन था, तो ये मेजनी कौन था और उत्तर हम लोग लिखेंगे मेजनी इटली का एक महान राष्ट्रवादी। तो मेजनी क्या था, इटली के प्रति क्या रखता था और अपने देश के प्रति प्रेम रखता था, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रवादी। तो मेजनी इटली का एक महान राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी नेता था। तो वो अपने देश के प्रति क्या रखता था, प्रति प्रेम रखता था, किसके प्रति, तो इटली के प्रति, और क्रांतिकारी नेता यानी क्रांतिकारी लाने वाला नेता था। पहले लिखेंगे मेजनी कौन था, तो इतना लिखना है कि मेजनी इटली के एक महान राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी नेता थे। तो पहले क्या था, वो मेजनी एक राष्ट्रवादी था और दूसरा क्या था, क्रांतिकारी था और कैसा नेता था, महान नेता था। उसका जन्म 1807 ईस्वी में इटली के जनेवा में हुआ था। तो उनका जो जन्म हुआ था 1807 ईस्वी में कहाँ हुआ था, इटली के जनेवा में हुआ था। इटली एक देश है और उस देश के अंदर में एक जगह था जिसका नाम क्या था, जनेवा में हुआ था। उसने इटली के एकीकरण के लिए
1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नाम संगठन का स्थापना की और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई। तो क्या हुआ था, वो तो 1807 में इटली में जन्म हुआ था। उसने इटली के एकीकरण, इटली क्या हुआ था, बिखरा हुआ था, और उसको एकीकरण मतलब अनेकों देश बिखरा हुआ था और उसको एक करने के लिए 1831 ईस्वी में क्या किया था, यंग इटली का स्थापना, और 1934 ईस्वी में यंग यूरोप का स्थापना किया था। इटली कहाँ है, यूरोप में है, और पहले यंग इटली का स्थापना और फिर में यंग यूरोप का नामक संगठन का स्थापना किया, और यहाँ स्थापना किया और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाए। तो क्या था, तो इटली में लोगों के प्रति, अपने देश के प्रति उतना राष्ट्र भावना नहीं था। तो इसने किसने किया जगाने का राष्ट्र भावना, मेजनी ने किया, लोगों के राष्ट्र भावना जगाई। मेजनी को इटली का एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है। तो इसलिए मेजनी को क्या कहा जाता है, इटली का एकीकरण को मसीहा भी कहा जाता है। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थीं? तो जर्मनी में जो बाधाएं थी, एकीकरण के बाधाएं जो मेजनी ने किया था, वो बाधाएं क्या थी उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो उत्तर में यहाँ से लिखेंगे, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित थी। पहला कौन था, राष्ट्रवाद की भावनाओं का अभाव था। का मतलब इटली के जो लोगों था उसमें राष्ट्र भावनाओं का अभाव था। उसमें वहाँ के लोगों को क्या था, अपने देश के प्रति वो राष्ट्र भावनाओं नहीं था। दूसरा नंबर में क्या लिखेंगे, जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्य में विभक्त था। जर्मनी क्या था, तो 300 छोटे छोटे राज्य में विभक्त था। मतलब कहने मतलब जर्मनी तो एक देश नहीं था, वहाँ हर छोटा छोटा 300 राज्य था और सबका राजा अलग अलग था। तो ये क्या है, जर्मनी का लगभग 300 छोटे छोटे में राज्य विभक्त था। दूसरा नंबर में सभी राज्यों में शासकों में एकता नहीं थी, और सभी जब 300 छोटे छोटे राज्य था वहां, तो वहां का सब एक राजा रहता था 300 राजा में, और सभी राज्य के शासक में एकता नहीं थी, और सभी राज्यों में सबका एकता नहीं थे, सब मतभेद था, समानता का अभाव। वहां क्या था, समानता का अभाव, हम नीचे हैं, हम ऊपर है, तुम नीचो, ये सब दिखा जर्मनी की निम्नलिखित ये बाधाएं थी। इतना आपको लिख देना है, ठीक है। मेटरनिख युग क्या था, तो यहाँ क्या है, मेटरनिख युग क्या था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उत्तर में लिखेंगे 1815 ईस्वी से लेकर 1948 तक का समय मेटरनिख युग कहा जाता है। तो 1500, यहाँ ध्यान में रखिएगा, जो 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक का समय जो था उसे क्या कहा जाता था, मेटरनिख युग कहा जाता था। इस समय ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिख ने यूरोप में राजतंत्र का मजबूत बनाए रखा। और इस समय क्या था, जो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिख ने यूरोप में राजतंत्र को मजबूत बनाए रखा और उन्हें राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक आंदोलन के विरोध किया। उसने क्या किया था, तो वहाँ का ऑस्ट्रेलिया का क्या था, प्रधानमंत्री था। चांसलर किसको बोलते हैं, प्रधानमंत्री को चांसलर बोलते हैं। उन्होंने यूरोप में राजतंत्र को मजबूत बनाए रखा और यूरोप में क्या कर रखा था, वहाँ का जो राजतंत्र था, यानी राजतंत्र उसको बोलते हैं जहाँ राजा का शासन हो। तो यूरोप में क्या था, राजतंत्र था, यानी वो यूरोप में राजा का शासन को मजबूत बनाए रखा और उन्होंने राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक आंदोलन का विरोध किया। उन्होंने राष्ट्रवाद, जो देश के प्रति भावना बैठ रहा था, उसका विरोध किया था, और लोकतांत्रिक आंदोलन, जो लोगों का, लोकतांत्रिक मतलब जो लोगों का शासन हो, उसका विरोध किया था। तो मेटरनिख युद्ध में यही लिखिएगा, ठीक है। 1848 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या था, तो 1848 ईस्वी को जो फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या था, तो उत्तर में लिखेंगे 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का कारण निम्नलिखित थे। तो पर फ्रांस के सम्राट लुईस फिलिप के द्वारा गीजो का प्रधानमंत्री बनना। तो फ्रांस का जो सम्राट था लुईस फिलिप कहाँ का, गीजो का वो प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है, इसलिए वहाँ क्रांति हुआ। उसके बाद गीजो पूंजीपतियों का साथ दिया और गरीबों, किसानों, मजदूरों पर ध्यान नहीं दिया। तो गीजो जो था, गीजो का प्रधानमंत्री कौन बना, लुई फिलिप्पी, और गीजो का पूंजीपतियों का साथ दिया। वहाँ क्या उद्योगपति था उसको साथ दिया और गरीबों किसानों पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद गीजो की नीतियाँ और क्रियाकलाप से फ्रांस के जनता सुन था, और गीजो का जो वहाँ का नीतियाँ था और क्या है, क्रियाकलाप से फ्रांस का जनता सुन था। किसानों तथा मजदूरों की स्थिति काफी दयनीय था, इसलिए 1817 में फ्रांसी की क्रांति हुई थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी, तो इटली एक अलग देश है और जर्मनी क्या है, एक अलग देश था।
और तो उसमें क्या है, ऑस्ट्रेलिया भी एक अलग देश था, तो उसकी भूमिका, ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी, यही बात को हमको लिखना है, ठीक है। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा बाधक था। तो बीच में कौन सा देश आ रहा था, ऑस्ट्रेलिया एक अलग देश था, जर्मनी एक अलग देश था, और बीच में क्या बाधक आ रहा था, ऑस्ट्रेलिया बड़ा बाधक आ रहा था। 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद इटली में आंदोलन शुरू हो चुका था। 1830 जो क्रांति हुआ था उसके बाद इटली में आंदोलन शुरू हो चुका था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनी के द्वारा आंदोलन को दबा दिया गया। तो कौन था, ऑस्ट्रेलिया का जो प्रधानमंत्री था, जब ये इटली और जर्मनी में एकीकरण हो रहा था तो ये क्या किया था, तो ऑस्ट्रेलिया के तो 1830 के बाद आंदोलन हो चुका था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनी द्वारा आंदोलन दबा गया था। इससे इटली का एकीकरण में धीमा पड़ गया। इससे क्या हुआ था, इटली के एकीकरण में धीमा पड़ गया। इस प्रकार जर्मनी में भी आंदोलन को दबाया जा रहा था। इस प्रकार क्या हुआ आंदोलन, इसलिए जर्मनी में भी आंदोलन, पहले तो यहाँ क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर सबसे बड़ा बाधक बना, क्रांति के बाद आंदोलन इटली में शुरू हुआ था, लेकिन उसको क्या किया, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनी द्वारा उसको क्या कर दिया, दबा दिया गया। इससे इटली का एकीकरण में धीमा पड़ गया। इस प्रकार जर्मनी में भी आंदोलन हुआ और इटली में भी आंदोलन हुआ, जर्मनी में भी आंदोलन हुआ, और ये था जो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था उसने क्या किया, दोनों जगह क्या किया, दोनों जगह उस आंदोलन को दबा दिया गया, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस प्रकार सहायक हुए। तो जो यूरोप में है, जो राष्ट्रवाद यानी देश के प्रति भावना जगाने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट किस प्रकार सहायक हुए। तो यहाँ से लिखेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण योगदान था। पहले में क्या लिखेंगे, जो यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या था, महत्वपूर्ण योगदान था। नेपोलियन बोनापार्ट जर्मन देश के जीतकर जर्मनी राइन संगठन का निर्माण किया था। तो क्या किया नेपोलियन ने, बोनापार्ट ने जर्मन देश के जीतकर क्या है, जर्मन राइन संगठन का निर्माण किया था, और यहीं से जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी, और यहीं से क्या हुआ, जर्मनी में राष्ट्रवाद भावना फैलने लगी, जो धीरे धीरे यूरोप के क्षेत्रों में फैलने लगी थी, और जो यूरोप के क्षेत्रों में क्या किया, धीरे धीरे वो पूरा फैलने लगी थी। तो यही लिखेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने नेपोलियन बोनापार्ट किस प्रकार का योगदान हुआ। तो यहाँ से आप लोग स्टार्ट करिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण योगदान था। पहले ये अंश लिखेंगे, यहाँ से आप लिखिएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण योगदान था, यहाँ तक लिख लीजिएगा। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट जर्मन देश के जीत कर क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन देश को जीत कर, यहाँ तक लिखिएगा, जर्मन राइन संगठन का निर्माण किया, यहाँ तक लिखिएगा, जर्मन संगठन का निर्माण किया, और यहीं से जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी, जो धीरे धीरे क्या हो गया, पूरे यूरोप में क्षेत्रों में फैलने लगी थी। गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें, इतना लिखना है। गैरीबाल्डी कार्यों चर्चा, अथवा ये क्वेश्चन रहेगा, इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी के क्या भूमिका थी। तो इस तरीके प्रश्न रहेगा, तो उत्तर में हम लिखने गैरीबाल्डी पेशा लिखेंगे, पेशे से एक नाविक था। वो पेशे से क्या था, एक नाविक था, पेशे हो जाएगा। और गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था, यहाँ लिखना है, गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। वह एक महान सेना नायक भी था, और वह एक महान सेना नायक भी था। वह मेजनी के विचारधाराओं का प्रबल समर्थक था। वह मेजनी को क्या था, मेजनी के विचारधाराओं प्रबल से बहुत बड़ा समर्थक था। गैरीबाल्डी इटली के एकीकरण के लिए लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना की। लाल कुर्ती सेनाओं का एक संगठन था। लाल कुर्ती क्या था, सेनाओं का एक संगठन था। उसने इटली के एकीकरण के लिए अनेकों युद्ध लड़ा। उसने इटली के एकीकरण के लिए क्या किया, अनेकों युद्ध लड़ा। अतः गैरीबाल्डी ने इटली के एकीकरण के मार्ग आसान कर दिया और अपने जीते हुए सभी क्षेत्रों को विक्टर एमेन्युअल को सौंप दिया, और खुद एक साधारण किसान के रूप में अपना जीवन बिताने लगा। ये किसके बारे में था, गैरीबाल्डी के बारे में था। विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे। तो इसको हमको उत्तर में लिखना है, विलियम प्रथम के बिना बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण असंभव था, इतना लिखना है। विलियम प्रथम ने जर्मनी को एकीकरण होते पर्सा को सेना को शक्तिशाली बनाया, और पर्सा का जो से देश था उसका सेना को क्या बनाया, शक्तिशाली बनाया, तथा बिस्मार्क को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और बिस्मार्क को क्या किया, प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बिस्मार्क ने रक्त एवं लोह नीति का अपनाकर ऑस्ट्रेलिया और
फ्रांस को पराजित किया। ये क्या है, लोग तो लोग नहीं और क्या कि ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस को पराजित किया। राजा के राजनीतिक तथा सैन्य सहयोग के कारण ही 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका।